आज का हमारा टॉपिक ओरिएंटेशन इन बेंजीन है और आज के टॉपिक में हम आपको कब्जा माफिया के बारे में पढ़ाएंगे। क्या है ये टॉपिक? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिख लेते हैं, वो ज़रा बेहतर रहेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। अच्छा जी बेटा, देखो होता क्या है हमने बेंजीन के माजी में कुछ रिएक्शंस पढ़े। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, जैसे कि एक मिनट बेटा, अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पढ़ाया था, जिसमें हमने ये देखा था कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन रिंग पर हमने एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया था, जैसे कि Cl या NO2 या फिर SO3H, या फिर हमने इस तरीके के दो चार केसेस पढ़े थे, टॉलीन वगैरह। तो ये सब के सब जो मैं ग्रीन सर्कल से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल्स थे जो बेंजीन के ऊपर आकर लगे थे। अच्छा, ये जो बेंजीन है ना, सारे जो मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं, इन सबको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन। अच्छा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है बेटा वन, मोनो का मतलब होता है वन, और सब्स्टिट्यूटेड यानी कि वन सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। अब बेंजीन में हमें पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है? हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो इनमें से किसी एक कार्बन में से मैं हाइड्रोजन हटा दूं और हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर इनमें से कोई एक ग्रुप लगा दूं, या इस इनके अलावा भी कोई और ग्रुप लगा दूं, तो वो कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन समझ में आया बेटा? सर ये फिर मतलब से जी सर, बताइएगा एक आखिरी वाली हाइड्रोजन बात। निकाला है। जी बेटा, एक हाइड्रोजन निकालें और उस एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, तो वो कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली बात खत्म हो जाएगी। मोनो का मतलब वन है, ठीक है? जी सर। क्लियर है। ओके। अच्छा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अब हम ओरिएंटेशन इन बेंजीन का थोड़ा सा डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड undergoes further electrophilic substitution, the group
already present on the ring decides where next incoming electron should attach। भाई देखो, मान लो कराची में कोई जमीन है खाली पड़ी हुई, ठीक है, और उस जमीन पर किसी ने घर बनाया, 3 मंजिला घर बना लिया किसी ने। घर बनाने के बाद वो शख्स मर गया। अब जब वो शख्स मर गया और आपको ये पता है कि इस शख्स ने इस जगह पर एक घर बनाया है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है, आपने बोला जब इससे कोई पूछगछ करने वाला नहीं है तो बस अब वो घर आपका हुआ। आप गए उस घर में, बड़े ठाट बाट से रह रहे हैं, मान लो 3 मंजिला घर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब आप जब उस घर में जाएंगे, अब आपकी फैमिली इतनी बड़ी है नहीं, मिसाल के तौर पे आपके लिए एक पोर्शन भी काफी है। अब इन 4 पोर्शन में से आपकी मर्जी है, आप जिस पोर्शन में चाहे रह लें। अब बकिया जो 3 पोर्शन है उनका आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? किराए पे दे देंगे, किराए किराए पे दे चढ़ा देंगे। बस पाकिस्तानी आवाम, मुझे पता है जवाब फौरन देगी, किराए पर देंगे। अच्छा, अब जो आने वाला किराएदार है, क्या उसके पास ऑप्शन होगा कि वो चारों में से किसी भी घर के ऊपर जाकर किसी भी पोर्शन पे जाके रह ले, या नहीं। आप सेट करेंगे कि भैया नहीं तुमने यहाँ सर। रहना है? सर एक बात समझ में नहीं आई क्या? कि वो जो बंदा अब मरा है उसकी फैमिली कहाँ जाएगी फिर? अबे भाई मान लो वाली वारिस नहीं है कोई, जैकपॉट लग गया तुम्हारा। और सर पहली बात, वो जमीन पे घर ही नहीं बना सकता अगर उसके पास कागजात नहीं है तो। बेटा पाकिस्तान में अब हालात बेहतर हुए हैं, माजी जो है ना आपका बड़ा तल्ख गुजरा है, और उस तल्ख माजी। सर चाइना कटिंग वगैरह में ऐसी एक तो मिनट, होता सर है। चाइना कटिंग तो एक याद मिनट, होगी। तो घर की बात हो रही थी, बताओ भाई क्या हुआ? हाँ चाइना कटिंग, मैं खैर बता रहा था माजी के हालात तुम लोगों को ना। तो माजी में तो बेटा बहुत कुछ हुआ है, ये चाइना कटिंग का भी किसी ने जिक्र किया, मुझे याद आया। तो माजी में तो मतलब क्या क्या लैंड ग्रैबिंग हुई है आपको नहीं पता, वो फिर कहेंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तक चली जाएगी, तो हम उस पर नहीं जा रहे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना तसव्वुर कर लो कि एक बुढ़ा आदमी था, उसने एक जमीन खरीद ली, खरीद के वहां घर बना लिया। घर बन गया, रेडी हो गया, सब फिनिशिंग वगैरह सब हो गई, बेहतरीन हो गया। सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, सब कुछ हो जाने के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि वो मर गया। आपको ये पता है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है, आपके पास घर अवेलेबल है, तो अब आप उस घर में जाकर रह सकते हैं बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा नहीं कि ये घर आपका है कि नहीं, क्योंकि एक बार रजिस्ट्री हो गई तो आपके घर में कभी ऐसा होता है, मतलब मैं तो इतना टाइम हो गया होश संभाले हुए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई केडीएस या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर मेरे घर आया और घर आकर मेरे घर के पेपर्स चेक कर रहा हो कि हाँ भाई ये तो घर आपका ही है कि नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा, और मेरे ख्याल से आप में से भी किसी ने नहीं देखा होगा। तो अब आप वहां रह रहे हैं, सवाल ये था कि बाकी 3 पोर्शंस में आप किराए पर दे देंगे। तो मेरा सवाल असल में ये था कहने का कि भाई वो जो आने वाला किराएदार है उसके पास 4 पोर्शंस का ऑप्शन नहीं है, उसके पास 3 पोर्शन का ऑप्शन है, और उन 3 में भी आप बताएंगे कि आपने रहना कहां है। वो अपनी मर्जी से चारों में से कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। इज दैट राइट? जी सर। बस यही जी सर। कहानी कुछ बेटा बेंजीन की भी है। बेंजीन पर जो ग्रुप पहले लग जाता है ना बेटा, यहां पर आप देखो, बेंजीन पर जो ग्रुप पहले लग जाता है वो फैसला करता है कि बाकी बची 5 पोजीशंस में से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां रहेगा। शुरुआत में तो ये अकेला है, तो इसका जहां दिल चाहे वहां लग जाए जाकर, लेकिन अब इस इलेक्ट्रोफाइल का राज है बेंजीन के रिंग पर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करेगा कि आने वाला आएगा तो जाएगा कहां। तो बस यही जो एज बात अ है, डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर, बिल्कुल। तो बस इसी बात को हम ओरिएंटेशन इन बेंजीन कहते हैं।
यानी कि बेंजीन के अंदर आने वाला जो ये ओरिएंटेशन है, क्योंकि इसमें बेंजीन की अपनी मर्जी खत्म हो जाती है, इसमें बेंजीन का अब कुछ रहता ही नहीं है कि उसने आकर लगना कहाँ है। अब सारा डिसीजन पावर जो है ना वो इसी के पास होता है, जो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लग चुका है, बस सारा फैसला इसी ने सुनाना है और कोई सुनाएगा नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब जब कोई ग्रुप यहाँ पर लगता है तो ग्रुप के लगने से क्या क्या होता है अब वो देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूं ताकि आपको वो बात याद रह सके। तो इट में कॉज, एक मिनट बेटा, ये 2 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। जो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ होता है पहले से, वो 2 काम कर सकता है बेंजीन के रिंग के साथ। या तो वो बेंजीन को एक्टिवेटिंग बना सकता है, या तो वो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर सकता है। मतलब क्या है भाई, मिसाल के तौर पर एक बेंजीन का रिंग है और उस बेंजीन के रिंग की जो रिएक्टिविटी है, यानी कि रिएक्शन कैपेबिलिटी है, वो 100 है। अब इस बेंजीन के रिंग पर 2 बेंजीन के रिंग है फॉर एग्जांपल, इनमें से एक बेंजीन के रिंग पर मैंने लगाया सब्सटेंस ए, ठीक है, और दूसरे बेंजीन के रिंग पर मैंने लगाया सब्सटेंस बी। अब ये जो सब्सटेंस ए है, मान लो इसने बेंजीन के रिंग की जो ओवरऑल रिएक्टिविटी थी वो कर दी है 200, और ये जो सब्सटेंस बी है इसने ओवरऑल रिएक्टिविटी इसकी कर दी है 50। तो अब जो इस बात के पेश नजर जो एक बात हमारे सामने आ रही है वो तो ये आ रही है भैया कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है वो या तो बेंजीन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है या फिर बेंजीन को बहुत कम रिएक्टिव बना देता है, जिससे बेंजीन की जो ओरिजिनल अपनी जाती रिएक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। यानी बेंजीन की अपनी जात खत्म हो जाती है मोनो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद। ये पॉइंट समझ में आए दोनों? जी सर। जी सर। अच्छा, अब बेंजीन रिंग में, मैं दोबारा से बेंजीन रिंग पर आऊं। बेंजीन रिंग में कुछ पोजीशंस होती हैं जो सिलेक्टेड या सेट होती हैं पहले से, ठीक है। अब यहां पर तो आपका जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसको तो हटा दो। अब ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये दोनों ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट की हैं इनको कहते हैं हम ऑर्थो पोजीशंस, ठीक है। जिसे रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं इसे कहते हैं बेटा पैरा पोजीशन। जिसे मैं पर्पल कलर से हाईलाइट कर रहा हूं इसे कहते हैं बेटा मेटा पोजीशन। तो ये 5 अलग अलग पोजीशंस हैं जो बेंजीन के रिंग में मोनो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है वो क्या कर सकता है, इट में डायरेक्ट द ग्रुप, इट में डायरेक्ट नेक्स्ट ग्रुप, जो आने वाला ग्रुप है उसको वो डायरेक्ट कर देता है टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वो या तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर डायरेक्ट कर देता है, ये बात याद रखने की है, या फिर इट में डायरेक्ट नेक्स्ट ग्रुप, जो आने वाला ग्रुप है वो उसको डायरेक्ट कर देता है टू मेटा पोजीशन। यानी कि वैसे आपको जो मैंने भी समझाया है, जो बताया, उसके हिसाब से आपको ये नजर आ रहा होगा कि बेंजीन रिंग में 3 पोजीशंस है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। लेकिन बेंजीन रिंग में 3 पोजीशंस अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनमें से 2 पोजीशंस का पेयर होता है। कौन कौन सी 2 पोजीशंस हैं वो? ऑर्थो और पैरा का। ऑर्थो और पैरा पोजीशन का पेयर होता है और मेटा पोजीशन का पेयर होता है, मतलब मेटा पोजीशन अलग होती है। यानी कि जो मोनो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन हुई भी होती है, वो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। बेटे रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके सर, सॉरी। कोई बात नहीं। तो वो आने वाला जो ग्रुप होता है उस आने वाले ग्रुप को 2 पोजीशंस पर भेज सकता है। वो 2 पोजीशंस क्या है?
ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या दूसरी पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा का पेयर है, ये दोनों पोजीशंस अलग हैं लेकिन इन दोनों का पेयर है, ये अलग नहीं है, ये एक साथ होती है। इसको याद रखना। फर्दर ऑन जब मैं टॉपिक्स अभी आगे हम चलते जाएंगे तो आप पढ़ते चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस वगैरह आपने देख ली हैं। सर जी बेटा। पेयर का क्या मतलब है, मतलब किस तरह पेयर है? पेयर का मतलब ये है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक साथ असाइन होती है। मतलब मैं इसको अगर अभी समझाना चाहूं तो मैं ऐसे समझा देता हूं भाई। देखो, जैसे मेरे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से NH2। अब अमाइन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अमाइन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा दूं तो अमाइन क्लोरीन को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर भेजेगा। ये आ गया प्लस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स क्लास में क्या करने आ रहे हैं। हाँ जी, तो आयशा आपने मुझसे बेटा पूछा था कि अब ये सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगी। देखो, NH2 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पर भेजता है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है, ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट है। ये दोनों ऑर्थो प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट क्या है, पैरा प्रोडक्ट है। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि ऑर्थो और पैरा का पेयर होता है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, ऑर्थो और पैरा का पेयर का मतलब ये था कि ऑर्थो और पैरा एक ही जो ग्रुप होता है ना, वो ऑर्थो और पैरा दोनों तरफ भेजता है। तो ऑर्थो पैरा सर अलग तो इसने 3 अलग अलग रिंग, इसलिए क्या 3 क्या कह रहे हो, 3 अलग अलग रिंग बना लिया इसने फिर। 3 अलग अलग रिंग नहीं, बेसिकली बेटा यहाँ पे 3 ही मोलर होगा, उसका इशू नहीं है। बैलेंसिंग तो हो जाएगी, बैलेंसिंग तो तुमने करनी है ना। असल कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है कि वो ये करता है कि वो फिर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पर भेजता है। अगर मिसाल के तौर पे ऑर्थो के 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 में से 100 नहीं 99 ले लो, वरना फिर उसमें फंसोगे। 99 मॉलिक्यूल हैं तो 33 मॉलिक्यूल राइट ऑर्थो बनाएंगे, 33 मॉलिक्यूल लेफ्ट ऑर्थो बनाएंगे और 33 मॉलिक्यूल पैरा बनाएंगे। तो ओवरऑल जो ऑर्थो प्रोडक्ट होती है वो 66% होती है परसेंट, और पैरा प्रोडक्ट जब बनती है तो वो 33% बनती है। ओवरऑल ये परसेंटेजेस होती है, ये चीज है। कुछ समझ में आई? जी सर, मतलब सर ग्रुप प्रॉपर्टी हुई ना कि ग्रुप किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो group आपके property पहले से है, जो इलेक्ट्रोफाइल एक ग्रुप साथ- लगा हुआ है। बिल्कुल, जो एक, लेकिन वो एक साथ करेगा। कहने का मकसद ये है कि आप उसको ऑर्थो पैरा मेटा इन तीनों को अलग अलग मत समझें, ऑर्थो पैरा को एक साथ समझें और मेटा को अलग समझें, ये कह रहा हूँ। सर मतलब डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट जगह असाइन करेंगे। जी, ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है सारा काम इसी का ही होता है कि किसको कहाँ लगाना है। ओके सर। ठीक है, अफान कुछ पूछ रहे थे? सर ये NH2 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा? नहीं, NH2 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, NH2 ने तो कब्जा किया है ना बेटा, तो ये आने वाले को चेंज करा सकता है, खुद थोड़ी चेंज करेगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, अब मैं इसको इरेज कर दूं, ये सारी बहुत ज्यादा गंदगी हो गई। चलो उसको बाद में करते रहेंगे, टाइम ज़्यादा होगा। अच्छा, अब मेरे पास जो डायरेक्टिव इफेक्ट्स हैं, उस डायरेक्टिव इफेक्ट से मैं अब कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पर, डेफिनेशंस क्या, बेसिकली छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये स्ट्रांगली आपके दिमाग में घुसड़ना जरूरी है। डायरेक्टिव इफेक्ट, अब डायरेक्टिव इफेक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी। एक क्या होता है, एक होता है ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का डायरेक्टिव इफेक्ट होता है, या डायरेक्टर्स ले लेते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स में certain substituent direct the second electrophile to ortho and para positions. Ortho and para positions. Simultaneously. अच्छा, यहाँ पर ये लफ्ज बड़ा अहमियत का हामिल है भाई, साइमल्टेनियसली, यानी कि ये सारा काम एक साथ हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ ऑर्थो पर भेजे या सिर्फ पैरा पे भेजे, ठीक है ना। दे आर रेफर्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे आर रेफर्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे आर रेफर्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन हो सकते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके पास NO2 हो सकता है, जो मुझे कुछ याद आ रहे हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में NO2 होता है, उसके अलावा नहीं, NO2 तो बल्कि मेटा में आता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आपके पास NH2 होता है, जो अभी बताया सबसे पहले। इसके अलावा क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और OH होता है। इसके अलावा CH3 यानी कि टॉलिन अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा वो भी ऑर्थो पैरा होते हैं। और कोई ऑर्थो पैरा किसी और को याद आ रहा है भाई? सर जी बेटा। तो बुक में हेलोजन्स लिखे हुए हैं। हाँ, हेलोजन्स तो सारे ऑर्थो पैरा होते हैं। बाकी भाई मतलब एल्काइल्स में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन के साथ भी अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो वो भी कर सकते हैं। NR2 करके लिखा हुआ है उन्होंने उसको। अमाइन है वो बेसिकली। अमाइन सर अलग से लिखा हुआ है और उसको भी अलग से लिखा हुआ है, मतलब एक ही चलो उसमें ना। सही है, ठीक है, तो इसको हम भी लिख लेते हैं NR2। और कुछ है? सर एल्कोक्सी भी है। एल्कोक्सी ग्रुप्स हैं। एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो अल्काइल, हाँ OH तो लिख दिया है। अल्काइल और ऑक्सीजन का जो ग्रुप होता है आगे आएगा, इसको अभी हम पढ़ लेंगे चैप्टर 9 में। सर अमाइड। क्या कह रही हो बेटा? अमाइड। अमाइड, हाँ ठीक है, अमाइड भी हो सकता है। सर आपने OH के साथ डैश क्यों नहीं लगाया? बेटा गलती से नहीं लगाया, ठीक है, आगे चलूं? सर ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, फिर इनके लिए ये लाजमी है ना कि वो जिस अगले चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसके 3 मोल्स हों, क्योंकि 3 अलग अलग पोजीशंस हैं। बेटा देखो, असल में ये चीज आप थोड़ा सा इसको आप लोग गलत ले जा रहे हो। 3 मोल्स का मतलब देखो यहाँ पर इस तरीके से मोलर कैलकुलेशन नहीं है।
देखो मैं एक रिएक्शन अभी जो मैंने लिखा था वो मैंने पूरा मिटा दिया, वरना मैं बताता। खैर चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो बात ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल, आपने स्टेक्योमेट्री तो पढ़ी है ना फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर की स्टेक्योमेट्री का मैं एक स्टैंडर्ड रिलेशन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि भाई 10 ग्राम बेंजीन और 12 ग्राम जो है वो इसके ऊपर, मान लो ये मेरे पास CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, और 12 ग्राम जो है वो क्लोरीन है। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है 22 ग्राम्स। अब इस 22 ग्राम्स का जो 66% प्रोडक्ट होगा वो दरअसल ऑर्थो होगा, और ये जो 33% होगा ये पैरा होगा। असल में बात ये है, वो जो आप मोलर रिस्पेक्ट से ले रहे हो उसमें आप मॉलिक्यूलर रिस्पेक्ट ना समझो कहीं। ये मॉलिक्यूलर रिस्पेक्ट में आप समझने को समझ लो, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस यहाँ पर कर रहे होते हैं या जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं बेटा वो मास में होती है या परसेंटेजेस में होती है। तो प्रोडक्ट जो बनना है वो प्रोडक्ट उतना ही बनना है जो उसका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको इससे मैच नहीं करो। क्लियर? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा डायरेक्टिंग है। सर इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है? बेटा इलेक्ट्रोफाइल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे कि NaCl में अगर मैं Na की बात करूं तो Na पॉजिटिव होता है, तो ये Na पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल है, और इसमें सॉरी Cl नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत वही रखेगा बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और न्यूक्लियस से मोहब्बत वही रखेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? ओके सर। यहाँ पर ये जितने भी सब्स्टिट्यूशन है सारी, ये जो पहले से जो मैंने लगाए हुए हैं, ये जो ग्रुप में बता रहा हूँ, ये जितने भी ग्रुप्स लग रहे हैं, जैसे कि ये वाले, ये चारों, या मैंने ए लगाया, बी लगाया, जो जो ये एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें जो पहले से लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जितने आ रहे हैं ना नालायक, ये सारे के सारे भी इलेक्ट्रोफाइल ही हैं। ठीक है बेटे, आगे चलें। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्या है? अगला है बेटा मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर्स, अब मेटा डायरेक्टर्स ऑब्वियस सी बात है, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेज रहे थे, वैसे मेटा डायरेक्टर्स जो होंगे वो इसको मेटा पोजीशन पर भेजेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं certain groups direct the incoming, नेक्स्ट लिख लेता हूँ, नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल next incoming electrophile to meta positions. अच्छा जी, तो मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टर्स वो ग्रुप्स कहलाते हैं जो अगर बेंजीन रिंग पर लग जाएं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो मेटा पोजीशन पर ही भेजते हैं, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर जाने नहीं देते। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वो होते हैं जो मेटा पे जाने नहीं देते, और मेटा डायरेक्टर वो होते हैं जो ऑर्थो पैरा पे जाने नहीं देते। समझ गए? अच्छा सर, ये मेटा डायरेक्टर्स थे वो इलेक्ट्रोफाइल ही होता होगा? हाँ बिल्कुल, सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। आने ठीक है सर। जो लगा हुआ है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, जो आ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, सारे इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे दूसरी बेटा रिएक्टिव इफेक्ट की। पहला इफेक्ट हमने पढ़ा डायरेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इफेक्ट।
यानी कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन पहले से हुई हुई है, ठीक है, पहले उसका डायरेक्टिव इफेक्ट पड़ा कि भाई वो आने वाले को ऑर्थो या पैरा पे भेजेगा या फिर मेटा पे भेजेगा। अब हम पढ़ेंगे उसकी वजह से रिएक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है पहले से, उसके लगे होने से बेंजीन के रिंग पर रिएक्टिविटी का क्या असर होगा। तो इसमें भी दो टाइप्स हैं, रिएक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिवेटिंग और एक होता है डीएक्टिवेटिंग। बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जिसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस हवाले से, अगर मैं आपको वहां तक ले जाऊं, ये हमने बात की थी ना कि फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी 100 है, तो लगने वाला सब्स्टिट्यूएंट अगर उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाकर 200 कर दे तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अगर उसकी रिएक्टिविटी को 100 से घटाकर 50 कर दे फॉर एग्जांपल, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल हमने इन्हीं दो बातों को यहाँ पर लिखा है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मुझे अभी तक एक हैरत हुई, मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया तुम लोगों के पास से, अब तक मुझे क्या और क्यों और कैसे का सवाल का नहीं मिला, बड़ी हैरत है। लेकिन अब मैं खुद आ जाता हूं क्या, क्यों और कैसे। भाई सर हाँ बोलो। सर मैं एक सवाल पूछूं? हम ऐड तो वही कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल, सही तो है। मतलब चार्ज उसका वही है, सही। फिर वो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग कैसे हो रही है उसमें? अब ये समझाएंगे थोड़ी देर में, अगली बात वही करनी है, ठीक है? ठीक। जी नेहा बोलिए, क्या कह रही थी आप? सर ये बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल क्यों जोड़े, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आके जोड़े? बेटा न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं जुड़ रहे बेंजीन के साथ बिकॉज न्यूक्लियोफाइल पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, और बेंजीन रिंग के अंदर चूंकि अभी तुम्हारा बेंजीन का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। बेंजीन के रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वीक, एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इनके फ्री मुफ्ते के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आसान लफ्जों में। सही है। अब फ्री मुफ्ते के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही आएगा ना बेंजीन की तरफ। न्यूक्लियोफाइल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं कि उसको जरूरत नहीं है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल नहीं आता। अच्छा ठीक है। सही। अच्छा जी, अब आते हैं बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो और एक्टिवेटिंग भी हो, तो क्यों, कैसे और क्या? भाई होता कुछ इस तरीके से है कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे हम कोई एक ऑर्थो पैरा की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल NH2 की एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसको समझना, ये मेरे पास एक NH2 का मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है रिंग के साथ। ठीक है। अब होता क्या है कि बेटा नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ना अवेलेबल होता है, जिससे ये अमूमी तौर पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ होगा, चैप्टर 7 में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना, ये अब देखो, एक तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, सही है, इलेक्ट्रॉन की मतलब भरपूर, एक जैसे कह सकते हैं कि फसल तैयार है इलेक्ट्रॉन की बेंजीन के रिंग में। 3 डबल बॉन्ड जो हैं, ये 3 डबल बॉन्ड 3 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ऊपर से जो ग्रुप लगा हुआ है अमाइन, इस ग्रुप का एक जो पार्टिसिपेंट है, एक जो मतलब हिस्सा है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तादाद में अवेलेबल है। वो असल में क्या करता है, वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को दे देता है।
ठीक है। अब बेंजीन रिंग के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग के पास जब ये इसके अमाइन के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है, बल्कि मैं इसको रेजोनेंस में ले जाता हूं। जब ये नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, ये आ गया डबल नाइट्रोजन, बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ डबल बॉन्ड टूट जाता है। शेयरिंग का मतलब है इसने ट्रांसफर किए में, इसको दिए में, तो ये जो यहाँ का जो टॉप मोस्ट डबल बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ना बड़ी वाफिर मकदार अवेलेबल होती है। एक तो पहले से ही इन 2 कार्बन के अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, सही है। दूसरा नाइट्रोजन ने भी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भैया, जिसकी वजह से इस पोजीशन पर ये जो आपके पास ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी बहुत वाफिर मिकदार में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं। बाकी पोजीशंस पर डबल बॉन्ड वैसी का वैसी होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर फर्दर रेजोनेंस कैसे शो करता है, अब ये देखिएगा। फर्दर रेजोनेंस के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो नाइट्रोजन के पास से, जी बेटे। सर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? मतलब डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स आए नाइट्रोजन के पास से उसने उसका मतलब सिंगल बॉन्ड बना लिया। देखो होता इसकी ये डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की तादाद का बढ़ना। देखो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। मैं फिक्स नहीं कर रहा कि वो इस कार्बन पे होगी या इस कार्बन पे होगी, मैं बस ये कह रहा हूं कि चूंकि ये नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को यहां प्रोवाइड करेगा तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए यहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। पूरे कार्बन में चारों तरफ रिंग में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये तादाद 6 से बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, लेकिन बढ़ जाएगी। ऐसा ही ना, कम तो नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन गए नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके सर, यस। अच्छा, अब क्या हुआ सर जब इन दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर शेयर क्यों हो रहे हैं? मतलब कि इनके पास तो है ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसके पास, नाइट्रोजन के पास या कार्बन के पास? नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के पास, देखो मतलब बात हाँ, इन दोनों के पास। थोड़ा सा बेटे भूल रहे हो। देखो जो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो रही होती है ना, वो उस ऑर्बिटल की वजह से होती है जो हाइब्रिडाइज नहीं होता, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में पढ़ाई थी ये बात, ठीक है। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस में इसके पास आते हैं तो यहाँ पर वो डबल बॉन्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है भाई, पाई ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। अब ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर नीचे बॉन्ड बना रहे थे हंसी खुशी, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसने शेयर किया हुआ था, एक इसने शेयर किया हुआ था। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने और लाके अजियत की बिना पर इनके बीच में डाल दिए। अब ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई इन दोनों के बीच में, यानी कि पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन का मामला था, अब 2 और भी आ गए, जिसकी वजह से इनके दरमियान का जो ये बॉन्ड है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और चूंकि ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड याद रखना वीक बॉन्ड होता है, तो चूंकि ये कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड नहीं है तो ये फौरी डिस्टर्ब हो जाता है। अब हमने जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमने क्या, नाइट्रोजन ने जिसको प्रोवाइड किए, उसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इस बॉन्ड डिस्टर्ब होने के साथ साथ इस ऑर्बिटल ने, मिसाल के तौर पे ये ऑर्बिटल ने, दोनों ऑर्बिटल ने अपने बॉन्ड को तोड़ दिया, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन अपने को लेकर अपने पास। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में आए हुए हैं ये भी तो यही है ना, कहीं गए थोड़ी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ती है, इन 2 की वजह से नहीं बढ़ती। सही है शाफेन? ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई, ओके बेटे। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई, अब ये इलेक्ट्रॉन मजीद आगे पोजीशन पर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां से उठकर यहाँ पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये शिफ्ट होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होगा सर कि वाई ऑन पैरा पोजीशन, वाई नॉट ऑन मेटा पोजीशन?
उसकी वजह हाँ मैंने, सर, एकदम से पैरा पे कैसे आ गया? हाँ बिल्कुल, उसकी वजह अगर तुम लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, मैंने इसके अंदर तुम लोगों को जब वो टॉपिक कराया था बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूशन, मैंने कुछ रीजन बताया होगा जब इसका जनरल मैकेनिज्म बता रहा था। तो कहाँ गया? अरेनियम आयन। अरेनियम आयन, बिल्कुल अरेनियम आयन की वजह से होता है कि जब ये यहाँ पर आया तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये पैरा पे नहीं आता है, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ, पैरा पे क्यों शिफ्ट नहीं हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गए थे। अब ये वाला जो कार्बन है ना, ये गुर्बत का मारा है। इस गुर्बत की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को ये छीनेगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज इस तरफ क्रिएट होगा। समझे? यही सेम सिनेरियो ना तुम यहां पर अप्लाई करो, ये जो वहां बताया था यही सेम सिनेरियो यहां अप्लाई करो कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इन कार्बन के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है, क्योंकि बॉन्ड टूटा हुआ है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की जमानत ये नहीं है कि वो स्टेबल कर देगा एटम को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से एटम मजीद अनस्टेबल हो रहा है। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुई थी, ये कार्बन अपने पड़ोसी से बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करेगा और अपनी तरफ इस बॉन्ड को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मतलब इलेक्ट्रॉन को सॉरी बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा, तो अब ये जो बॉन्ड होगा ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में होगा। बेटा जिन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। बॉन्ड के टूटने से इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का जो ये पेयर है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई अब कि इलेक्ट्रॉन पैरा की तरफ? बिल्कुल क्लियर है? सर एक दफा रिपीट कर दें। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को ये बात जनरल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में पढ़ाई थी कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ था उसमें, तो ये पॉजिटिव चार्ज शफल होकर जाता है पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर आता है। मैंने ये मिसाल, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्रिएट हुआ था, सॉरी, तो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है बजाय यहाँ आने के, क्योंकि इसके पास, इस कार्बन के पास बॉन्ड की कमी होती है जो वो अपने पड़ोसी कार्बन से खींचकर पूरी करता है। जब वो पड़ोसी कार्बन से इस तरफ से, यहाँ पर बॉन्ड होता है, इस तरफ से वो बॉन्ड अपनी तरफ खींचता है तो बॉन्ड यहाँ तो बन जाता है उसका, लेकिन इस बॉन्ड के यहाँ बनने से इस गरीब कार्बन के साथ नाइंसाफी हो चुकी होती है और ये कार्बन जो है वो अपने बॉन्ड को खो चुका होता है, तभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होता है। सेम यही फिनोमिना इस वक्त भी अप्लाई कर दो, सेम फिनोमिना। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पर भैया बॉन्ड की अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है। अब ये कार्बन फुल जद्दोजहद करेगा अपने बराबर वाले कार्बन से बॉन्ड बनाने की। वो क्या करेगा? वो इस वाले कार्बन से बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने के लिए जब वो बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कि बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में। अच्छा, जब इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया है तो ये तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब कौन हुआ? गरीब हुआ ये। तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्स्ट्रा डेंसिटी थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी, वो यहां से मूव करके आ जाएगी इस पोजीशन पे। ये चीज समझा रहा, वो इस तरफ नहीं जा सकती क्योंकि ये तो अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। गुर्बत का मारा बेचारा तो ये है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां पर आए। क्लियर हुआ सर? फिर वो कार्बन स्टेबल हो जाएगा? हाँ, ये कार्बन वक्ती तौर पे स्टेबल हो गया। सर पैरा वाला? पैरा वाला? हाँ, ये पैरा तो ये है। हाँ, तो ये फिर स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन आया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जुमला क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन के होने का मतलब ये नहीं होता कि एटम स्टेबल भी है। इलेक्ट्रॉन के होने का कतई तौर पर यह मतलब नहीं होता। कभी कभार इलेक्ट्रॉन के होने से एटम अनस्टेबल भी होता है बेटा। देखो, इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे गुर्बत का मारा ये हुआ, इस वजह से इसको देखकर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ तो गया, लेकिन जुमला वही कहूंगा कि इसकी वजह से एटम अनस्टेबल ही है, स्टेबल नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब
एटम यानी कि ये वाला कार्बन खुद को स्टेबल करने अच्छा के सर, लिए ये सवाल है कि हमें कैसे पता कि ऊपर वाले कार्बन से ही नीचे आया है? ये जो नीचे वाला कार्बन है इससे ही तो नीचे, इससे भी नीचे आ सकता है। मतलब इस नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन आया, हमें ये कैसे पता? ये नहीं नहीं, ये वाला नहीं, राइट वाला, इसके राइट वाला, यहाँ से कार्बन आया। ये दोनों में बॉन्ड बनाया ना। हाँ, यहाँ से ही हमें कैसे पता कि यहीं से आया? इसके नीचे वाले से भी तो आ सकता है। यहाँ से कह रहे हो, इस तरफ से कह रहे हो ना? जी सर। नहीं, इस तरफ जी से जी नहीं आ जी। सकता, उसकी वजह बता रहा हूँ। देखो, जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो वो टॉप मोस्ट कार्बन के पास शिफ्ट करेगा ना, जो सबसे करीब है, या जो सबसे दूर है वहां शिफ्ट करेगा। अगर मैं तुम्हें एक बॉक्स, नहीं सर, करीब वाले को शिफ्ट कर। बस यही है, एक मैं तुम्हें बॉक्स देता हूँ, बहुत भारी बॉक्स है, और मैं तुमसे कहूँ शाफियान बेटा तुम्हारी मर्जी है, 4 मंजिला इमारत है, इसको फर्स्ट फ्लोर पे रख दो या इसको 4th फ्लोर पे रख दो, कहाँ रखोगे? फर्स्ट पे रखोगे ख्याल से। सर कहाँ से कहाँ तक ले जाना है मतलब? भाई ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत भारी डब्बा मैंने तुम्हारे हाथ में मैं कहाँ खड़ा हूँ? तुम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और मैंने बहुत भारी डब्बा तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुमसे कहा कि शाफियान बेटा तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस डब्बे को फर्स्ट फ्लोर पे रख दो या 4th फ्लोर पे रख दो, लिफ्ट नहीं है, कहाँ रखोगे? सर फर्स्ट पे। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पे रखोगे। तो इस कार्बन, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना जो आसान है ना, वो पहले कार्बन को ही है, बाद वाले को नहीं है, बाद वाला उससे दूर है। तो ऑटोमेटिक, या तो हाँ तुम ये बोलते कि सर आपको ये कैसे पता कि ये लेफ्ट वाले को राइट वाले को दिया, हो सकता है लेफ्ट वाले को दिया हो, ये सवाल वैलिड था। तो फिर मैं इसका जवाब ये देता कि बेटा मुझे नहीं पता कि लेफ्ट को दिया या राइट को दिया, लेकिन जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो मैं किसी एक तरफ समझाऊंगा ना, दोनों तरफ एक साथ तो नहीं समझा सकता। और नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो दोनों में से किसी एक ही तरफ को देता है, दोनों को नहीं देता। नीचे वाले कार्बन को तो देना कतई तौर पर नामुमकिन है। ठीक है भाई? अच्छा सर, वो नीचे वाले को नामुमकिन क्यों? बेटा दूर है ना, जो करीब होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले वहीं चली जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन को इसने प्रोवाइड कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा, नहीं, नाइट्रोजन ने तो दे दिया ना। हाँ। नाइट्रोजन ने तो कार्बन को दे दिया, सही। वो कार्बन नीचे वाले को क्यों नहीं दे सकता? ये वाला कार्बन इसको क्यों नहीं दे सकता? जी सर। बेटा यही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ कि ये कार्बन इस वाले से बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, वो बॉन्ड बनाने पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने से ये कार्बन अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं हुआ है। ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए पड़ोसी से ठीक है बॉन्ड सर, मतलब जब पड़ोसी से ये बॉन्ड खींचेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड, इस वाले कार्बन का बॉन्ड पैरा वाले कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी कि बॉन्ड की कमी होगी बेसिकली, इसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का इसके पास कोई काम नहीं है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि बॉन्ड बन भी जाएगा। जी सर, जी सर। इसको देखकर मुझे एक कहानी थोड़ी सी याद आई। कुछ टाइम पहले मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एक शख्स था, एक गरीब शख्स को दिखाया एक तस्वीर में, बड़ी मीनिंगफुल पिक्चर थी वो, और उसमें वो शख्स खाना खा रहा था, वो गरीब शख्स खाना खा रहा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और उसके सामने 2 ऑप्शंस थे, एक गिलास पानी और कुछ पैसे। उसने पानी उठाया था, पैसे नहीं उठाए थे। इंसान को जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है वो वही उठाता है। इसी तरीके से ऑर्बिटल्स भी, उसको जरूरत इलेक्ट्रॉन की नहीं है, उसको जरूरत बॉन्ड की है, तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन भले ही उसके पास करोड़ों की तादाद में क्यों ना हो। ठीक है? अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? ये वाला कार्बन अपने पड़ोसी के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है? जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस मेटा पोजीशन को छोड़कर कहां शफल अप हो जाएंगे? ये शफल अप हो जाएंगे दूसरी पैरा पोजीशन पर। ठीक है? बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा यहां तक? सर ऑर्थो पोजीशन पे? जी, ये ऑर्थो ही है ना, टॉप मोस्ट पोजीशन। ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा, ये मेटा। रीजन अगेन वही है, जो यहां से यहां आने का था, वही यहां से वहां जाने का। जी आयशा बोलिए। सर ये जब मतलब अब ये जैसे
3 स्टेप्स में हुआ है कि मतलब पहले वो ऑर्थो पे आया, फिर वो पैरा पे आया, फिर वो दूसरे ऑर्थो पे गया। लेकिन अगर इसके ही दौरान कोई और इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो फिर यही पहले वाले ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा आके। जी बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा ही होता है होता है अभी। मतलब। हाँ अभी ऐसा ही होता है जैसा तुम कह रही हो। अभी मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि वाई ऑन ऑर्थो एंड पैरा एंड वाई ऑर्थो एंड पैरा आर एक्टिवेटिंग, मैं ये बात समझा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक रीजन दिया है। अब इसको मैं बस क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ ले आऊं, उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। बस ये आखिरी एक स्ट्रक्चर बना लूं, उसके बाद क्या होगा भाई। उसके बाद अब आप अल्टीमेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन को भले ही आप वापस ले आइए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भले ही आप नाइट्रोजन के पास वापस ले आइए, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर वापस आ गया नाइट्रोजन के पास, ये आ गया वापस पूरे चक्कर लगा कर। और इतनी असना में इसने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो करवानी थी ना, वो इसने करवा ली। कैसे? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ, रिंग में घूमा, जहां जहां इसने नेगेटिव पोजीशन क्रिएट की, वहां वहां इसने मौका दिया ना इलेक्ट्रोफाइल को आने का। इलेक्ट्रोफाइल पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड, पॉजिटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये जो बेसिकली नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं ना, ये कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं तुम्हें वो नहीं समझा रहा रेजोनेंस जैसा बेंजीन में समझाया था। ये मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव चार्जेस ऐसे रिंग पर क्रिएट होते हैं, इस वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा की जगह ऑर्थो और पैरा पोजीशंस की तरफ जाता है, क्योंकि मेटा न्यूट्रल है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन नेगेटिवली चार्ज है। तो अब पॉजिटिव चार्ज से पूछो कि तुम कहाँ जाना चाहोगे, तो यकीनी तौर पर वो नेगेटिव के पास ही जाना चाहेगा, न्यूट्रल के पास तो जाना नहीं चाहेगा। बात समझ में आई? जी सर। ये रीजन है। तो ये जो तुमने आयशा भी सवाल किया कि इस बीच ये कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक हो जाए, इसी बीच अटैचमेंट होती है। यानी कि जिस वक्त ये नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे होते हैं, बेसिकली ये नेगेटिव चार्जेस का क्रिएट होना ही इलेक्ट्रोफाइल को दावत देना होता है कि आइए लग जाइए। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर इस सारे में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोफाइल लगा है ना? अभी वक्ती तौर पर तो एक लगा है ना, लेकिन अभी ऑर्थो पे जब नेगेटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आकर लग गया, कभी पैरा पे हुआ वहां आके लग गया, कभी और इस वाले ऑर्थो पे हुआ। इस तरीके से रैंडम स्ट्रक्चर्स चलते रहते हैं, और कभी ऑर्थो पे लगता है, फिर कभी किसी दूसरे मॉलिक्यूल में पैरा पे लग गया, फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल में लेफ्ट ऑर्थो पे लग गया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में राइट ऑर्थो पे लग गया। तो ये इस तरीके से चलता है, यानी कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल समझिए। पहले ऑर्थो लगा, फिर पैरा लगा, मतलब फिर ऑर्थो मॉलिक्यूल लगा। एक नहीं होता सिर्फ, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे होते हैं वो और तो उसमें लगते जाते हैं। वो तो ऑब्वियस है ना, करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल होते हैं, वो तो ऑब्वियस है। वन ठीक है एटॉमिक सर। नंबर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई। तो अब जो हो सकता है किसी के जहन में सवाल भी आया हो कि सर ये सब हो क्यों रहा है, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो किसी के पोजीशन को क्यों गवर्न कर रहा है, उसकी औकात क्या है कि वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को जज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आया होगा कि उसकी औकात क्या है कि वो बेंजीन की पोजीशन को, बेंजीन के रिएक्शन को ओवरटेक कर रहा है। वो इतना बेंजीन के ऊपर इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि जिससे पूरी की पूरी बेंजीन की रिएक्टिविटी पर असर उसका पड़ रहा है। क्लियर हुई बात? सर क्रिएटिव और नेगेटिविटी कर रहा है बेंजीन के अंदर। बिल्कुल, दैट्स व्हाई। आगे चलूं? सर जी कस्मा बोलिए। सर जिस दौरान ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो से पैरा के दरमियान मतलब मूव कर रहा होगा, तो उसके बीच में मेटा पोजीशन भी आएगी। बेशक बहुत कम मिली सेकंड्स के लिए आए, लेकिन आएगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से मूव होता हुआ ही आएगा ना ऑर्थो से पैरा तक। बिल्कुल ऐसे ही। उस दौरानिये के दरमियान हो सकता है कि मेटा पोजीशन पे आके कोई इलेक्ट्रोफाइल लग जाए। बेटा नामुमकिन है, क्योंकि रिएक्शन को एक टाइम चाहिए होता है होने के लिए। सही है। वो टाइम बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन इतना कम नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ शफल होने में लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड आप भूल रही हो बेटा। इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट होती है। इतने कम यस टाइम सर। में होने वाला कोई रिएक्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। ओके और सर। सर अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोफाइल लगता है वो तो खुद पैरा पे लग रहा होता है। ऑर्थो और पैरा दोनों पे लग रहा होता है।
नहीं मतलब जो पहला इलेक्ट्रोफाइल आता है जो हाइड्रोजन पहला- को रिप्लेस करता है ठीक है, वो पहला तो खुद लग पैरा गया। पे लग रहा है ना। पैरा नहीं, वो तुमने उस वक्त समझा था, जो वो उस वक्त सिर्फ बता दिया था। देखो, जिस पोजीशन पर पहला इलेक्ट्रोफाइल लगता है उस वक्त कोई ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं होती है। ऑर्थो पैरा पोजीशन बनती पहले के लगने के बाद है। अब पहला अगर इधर लग गया ना तो ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा है। अगर पहला इधर लगा है तो ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा है। अगर पहला इधर लगा तो ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा है। अगर पहला इधर लगा है तो ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा है। तो पहला जब लग जाता है फिर ऑर्थो मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन की कहानी बनती है, पहले के लगने से पहले नहीं बनती। क्लियर? ठीक है सर। जी सर। अच्छा, मैं अब अगली हेडिंग की तरफ आ जाता हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब कुछ इलेक्ट्रोफाइल सॉरी कुछ ऑर्थो पैरा ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं बेटा, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर मतलब रिंग को बजाय एक्टिवेट करने के डीएक्टिवेट कर देते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास है वो हेलोजन है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमारे पास हेलोजन है। हेलोजन सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन फिर भी ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने क्लोरीन लगाया हुआ। ठीक है, अब हेलोजेंस ऐसा करते क्यों हैं? हेलोजेंस के ऐसा करने की वजह यह है कि हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हेलोजेंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि किसी भी एटम की सलाहियत कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच सके। ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चूंकि हेलोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये कार्बन रिंग मतलब रिंग के कार्बन से जुड़ने के बाद भी क्या करते हैं, ये बेंजीन के बॉन्ड को, ये जो बेंजीन का बना हुआ बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस बेंजीन के बने हुए बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और अपनी तरफ खींच कर इनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, नाजायज ताल्लुकात। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है भाई? अच्छा, ये काम वो एक तरफ से कर रहा होता है और दूसरी तरफ से पता है क्या कर रहा होता है? दूसरी तरफ से वो अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस रिंग को प्रोवाइड भी कर रहा होता है। वो आपने उर्दू का एक मुहावरा सुना है? टूट जाएगा, क्या कह रही है बेटे? एक बॉन्ड टूट नहीं जाएगा ऊपर वाला। ये हाँ सॉरी, सही आइडेंटिफाई किया। और सर ये क्लोरीन जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है ये बना किसके साथ रहा है? ये बना रहा है इसी कार्बन के साथ। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन का ही छीना हुआ, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज पेयर को ही उठा लेता है। ये इतनी पावरफुल अट्रैक्शन होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है बेटे। कार्बन की कोई औकात नहीं है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सामने। मतलब कार्बन की किसी भी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सामने कोई औकात नहीं, ऐसा समझ लो। अच्छा, साथ में ना क्या कर रहा होता है, उसका बॉन्ड तोड़कर अपने पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन साथ में अपना जो लोन पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो इस रिंग को प्रोवाइड भी कर रहा होता है। वो कहते हैं ना कहीं पे वो उर्दू का मुहावरा है, एक मुंह पे राम बगल में छुरी। तो एक तरफ से इस रिंग की काट भी कर रहा है, दूसरी तरफ इस रिंग को सहला भी रहा है। अच्छा, सहलाते हुए इसने जब अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर इस कार्बन को दिया, मतलब इस वाले इस स्ट्रक्चर पे प्रोवाइड किया यहाँ पर, तो ये लोन पेयर इस तरफ आने के बाद अगेन आपके पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ क्रिएट हो गई। अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बना लीजिए। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिए इसका।
कि अब इलेक्ट्रॉन की ये जो एक्स्ट्रा तादाद होगी ये शफल होकर पैरा पर आ जाएगी, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर पैरा के बाद ये दूसरे वाले ऑर्थो की तरफ जाएगी, दूसरे वाले ऑर्थो पर जाने के लिए यहाँ पर जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड जो है वो यहाँ और यहाँ हो चुका होगा, और इधर क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर रह गए, एक तो इसने यहाँ टहलाने के लिए भेज दिया है। फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, फाइनल ये वाला जो लोन पेयर होगा ये क्लोरीन में वापस चला आएगा, और ये जो बॉन्ड होगा ये भी टूट जाएगा। जब ये लोन पेयर वापस आएगा तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन वापस अपनी औकात पे आ जाएगा। अब जिस टाइम पर ये नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं बेटा, उस टाइम पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये फिर भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बारी में ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और उसके बाद ये अपना लोन पेयर इनको प्रोवाइड करता है, तो नेगेटिविटी बाद में यहाँ पर आती है। ये जो अटैक होता है ना इलेक्ट्रोफाइल का, ये स्लो होता है इसकी केस में एज कंपेयर टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पर जब अटैक होता है ना इलेक्ट्रोफाइल का इन पोजीशंस पर, ये यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसकी सूरत में ये अटैक बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि पहले ये बॉन्ड यहाँ पे खींचता है फिर यहाँ पे ट्रांसफर करता है। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई बेटा? सर ये स्लो वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैं स्लो वाली बात बता देता हूँ। स्लो वाली बात आपको समझ नहीं आ रही, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा देखो बेटा, बात असल में ये है कि जब हम कह रहे हैं ना कि कार्बन क्लोरीन, सॉरी ये देखो कार्बन मैंने किया हुआ, इसको पहले क्लोरीन कर दूं। ये जो क्लोरीन है ये हाईली पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन्स होते हैं ना सारे, ये सारे कार्बन्स पार्शियली पॉजिटिव हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। अच्छा, अब जितने वक्त के लिए ये पार्शियली पॉजिटिव होते हैं बेटा, उतने वक्त में किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का आकर यहाँ पर अटैक करना तो नामुमकिन हो गया, ऐसा ही है? सर लेकिन उन कार्बन्स के पास अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मौजूद है ना, और साथ साथ डबल बॉन्ड भी मौजूद है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। अपने तो मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो एक इलेक्ट्रॉन काउंट है वो तो डिस्टर्ब हुआ है ना बेटा। इसको मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, हम अमोनिया का रिएक्शन जब H पॉजिटिव से करवाते हैं तो हम कहते हैं कि वो NH4 पॉजिटिव बनता है, ऐसा ही है? यस सर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हुआ क्या था इसमें, हुआ ये था कि भाई अमोनिया के 3 हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो यहाँ पर एक पेयर मौजूद था, H पॉजिटिव आया। इस H पॉजिटिव का दुख और दर्द इस नाइट्रोजन से देखा नहीं गया, इस नाइट्रोजन ने अपना वो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके साथ शेयर कर लिया। नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नतीजे में तो ये हुआ, नतीजा ये निकला है। अब देखो बॉन्ड तो बन गया, बट मैं अगर आपसे पूछूं, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। बिल्कुल ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन मैं बॉन्ड बन गया, उसके बाद मेरे एक सवाल का छोटा सा जवाब देना कि क्या NH4 पॉजिटिव स्टेबल है? नो सर। नहीं है ना। तो बेटा यहां पर भी ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना वो स्टेबल नहीं है। देखो, जब ये बॉन्ड टूट के इसको यहां पर खींच के ले गया, अब अगर बड़े लार्ज मैक्रो हिसाब से देखो तो यहां पर हुआ क्या, अगर रिंग की मैं बात करूं तो रिंग में होता ये है कि भाई यहां पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कहां हुई, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। क्लोरीन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से छीनकर यहां ले आया। अब इस कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बना के रखा हुआ है। अब मुझे बताओ इसके पास, गरीब के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हो गए। यस। और इसके पास 6 की जगह कितने हो चुके हैं? 7।
ये एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गया। बिल्कुल, ये कंडीशन स्टेबल नहीं है, ये कंडीशन स्टेबल नहीं है। रिंग पूरा बाकी स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन स्टेबल नहीं है। याद रखो, बॉन्ड तब बनता है जब मॉलिक्यूल एटम 100% स्टेबल हो रहा हो। जब मॉलिक्यूल और एटम 100% स्टेबल ही नहीं हो रहा, तो बॉन्ड बनाने का फायदा क्या हुआ? क्लियर? यस सर। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव तो चार्ज सर है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों स्लो अटैक कर रहा है? हाँ वही बता रहा हूं कि जब क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रो इस बॉन्ड को खींच लेता है ना अपनी तरफ, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पूरे रिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, पूरे रिंग पर। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल खुद भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो कभी भी बेटा पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है कि जब तक क्लोरीन अपना वो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देता नहीं है, तब तक अटैक का चांस ही नहीं बनता। लेकिन वो लोन पेयर इसको ट्रांसफर करने में लगता है टाइम। जब यहां पर प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है, तब जाकर लोन पेयर यहां पर ट्रांसफर होता है। जितने में यहां पर लोन पेयर ट्रांसफर होता है और पूरे रिंग में शफल अप होता है, इतने में ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट हुई भी होती है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनको बॉन्ड नहीं बनाने, इलेक्ट्रोफॉइल को यहां पर आकर अटैक नहीं करने देती। अब बात समझ में आई? मतलब पाई बॉन्ड छिन जाने से पूरा का पूरा जो बेंजीन रिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, जैसे अभी नेहा ने बोला था कि ये न्यूक्लियोफाइल होता तो अटैक कर देता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, सही है सर। सर जी बेटा। अगर इस दौरान आएगा तो फिर ये क्लोरीन डबल बॉन्डेड ही रहेगा? इस दौरान आएगा ही, मतलब ये आएगा, आ ही नहीं पाएगा ना बेटा इस दौरान, तो इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं सकता इसके लेकिन करीब। देखिए ना, अभी तीनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मिले, बिल्कुल, जो चांसेस मिले हमें तीनों, उसमें तीनों में क्लोरीन डबल बॉन्डेड है। हाँ सही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब ये हाँ अजीब सा अच्छा अच्छा, केमिकल कंपाउंड ये क्या है? इस रिस्पेक्ट से अगर कह रही हो, तो बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा ना, तो उस वक्त वो डबल बॉन्ड खत्म होकर स्ट्रक्चर न्यूट्रलिटी की तरफ आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा जो लास्ट स्टेज में दिया हुआ है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये जो तीन है ना, ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें से कुछ होगा फिर फाइनल ये मिलेगा। तीनों होंगे ये नहीं कहा मैंने, ठीक है? सही है, सही है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, और जिस स्टेज पर आकर मतलब उसका मामला पूरा हो रहा होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वहीं से वो फिर फाइनल स्टेज की तरफ चला जाता है। वो फिर बाकी स्टेजेस को फॉलो नहीं करता। या तो इनमें से मिसाल के तौर पे ये स्टेज हो गई फिर ये आ गया, या फिर ये स्टेज हुई ये आ गया, ये स्टेज हुई ये आ गया, तो तीनों में से कोई एक स्टेज होगी और फिर फाइनल रिजल्ट होगा। ये है हमारे पास, ठीक है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, बस फिर आज के लिए आखिरी बात, और आज हम आखिरी जो टॉपिक अब देख रहे हैं वो है बेटा मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक तो मेटा डायरेक्टिंग हो और फिर डीएक्टिवेटिंग भी हो। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थोपैरा में, तो देखो ऑर्थोपैरा में एक्टिवेटर भी होता है और डीएक्टिवेटर भी होता है, लेकिन मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं वो सारे डीएक्टिवेटर होते हैं, ये याद रखना, ठीक है? अच्छा, मुझे कोई ये बताइए कि Na और Na पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? Na के पास। ठीक है। अच्छा भाई, अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में होता क्या है? ये आपके पास है बेंजीन रिंग। अब मैं कोई एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ले लेता हूं। Na के तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में हमारे पास NO2 एक ग्रुप होता है जो कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है।
सर ऑर्थो पैरा या मेटा? ओ सॉरी मेटा, पता नहीं क्यों ऑर्थो पैरा निकल रहा है, ऑर्थो पैरा पढ़ा के ऑर्थो पैरा ही हो गया। NO2 एक ग्रुप होता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम उसकी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं और उससे आपको समझाते हैं कि मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्यों डीएक्टिवेटर होते हैं और वो बेटा डायरेक्टर क्यों होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन NO2 मैंने यूनिट लिया है। अब देखो NO2 में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है बेटा वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से अच्छा पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन का एटम होता है बेटा ये एहसास कमतरी का शिकार होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको दिन भर ताने मारता रहता है। तो अब ये नाइट्रोजन से ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। ये नाइट्रोजन क्या करता है, एक वक्त आता है कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तानों से पक के इतना पक चुका होता है कि ये फैसला कर लेता है कि मुझे अब आजादी चाहिए, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये क्या करता है, ये बेंजीन के रिंग में से जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है जो मुफ्ते में इधर से उधर बंजारों की तरह घूम रहा होता है, ये उस क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करना शुरू कर देता है। जब ये विड्रॉ करना शुरू करता है तो ऑक्सीजन से ये हरकत इसकी बर्दाश्त नहीं होती। ऑक्सीजन इसके साथ अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ देता है, इसके इलेक्ट्रॉन को छीनकर बॉन्ड ही खत्म कर देता है। एक बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तो ये तोड़ नहीं सकता है, उसके तो अच्छे भी नहीं तोड़ सकते। दूसरा इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये वाला तो कोऑर्डिनेट होता है तो उसको तो हटा ही दो, ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको तो हटा दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये बॉन्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन ने और नाइट्रोजन यहां से इस कार्बन के इस फ्री के मुफ्ते के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को ये खींचने में कामयाब भी हो जाते हैं, और खींचने में जब ये कामयाब हो जाते हैं बेटे तो फिर क्या होता है, फिर होता है कुछ ये कि जब इन्होंने यहां पर अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया तो अब ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने को तैयार हो जाता है। अब ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। ये वाला बॉन्ड याद रहे कि ये कोऑर्डिनेट है, इसको कोवेलेंट मत समझ लेना, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ भाई, जब ये यहां से इसने एक बॉन्ड खींचा, यानी कि हुआ कुछ ऐसा कि जब इसने इस बॉन्ड को खींचा तो इस कार्बन ने, ये वाला जो कार्बन था ना, इसने हार मान ली। इसने बोला भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहने दे, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं तेरे को पड़ोसी का देता हूँ। इसने इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिया, जिसकी वजह से जब इस वाले कार्बन, इस गरीब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हुआ बेटा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर। आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा अब जब इसके मतलब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ बेटे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था जिसमें ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और नाइट्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन इसकी अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से खींचना शुरू करता है। खींचना शुरू क्या करता है, खींच रहा होता है बहुत ज्यादा। तो नाइट्रोजन से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी ये देखी नहीं जाती। नाइट्रोजन एट द सेम टाइम क्या करता है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन इस कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को तो छेड़ने की औकात नाइट्रोजन की भी नहीं है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कि वीक होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो सबसे नियरेस्ट होता है इसके, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड को ही, पूरे के पूरे बॉन्ड को तोड़ देता है, और ऐसे तोड़ता है कि वो इस वाले कार्बन का, पैरा पोजीशन के कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है इस वाले कार्बन के साथ। जिसकी वजह से चूंकि इस गरीब पैरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया तो इस गरीब पैरा इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात समझ में आई बेटा? जी सर। अच्छा अब इससे तो आप हम आहंग हैं, ये तो जनरल मैकेनिज्म है बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का। तो इसके बाद आपको वैसे भी पता है कि सर क्या होना है, अब इस पॉजिटिव चार्ज ने शफल करना है ऑर्थो पोजीशन पर। रीजन इसका वही है
कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शफल करना है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसलिए शफल करेगा क्योंकि ये कार्बन हत्तुल इम्कान इस डबल बॉन्ड को अपने पास लाने की कोशिश करेगा और ये कामयाब हो जाएगा। अब इन दो कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पड़ोस में ही शफल होगा, यहाँ शफल हो गया। फिर इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज शफल होगा इस वाले पैरा पोजीशन पर। अब यहां पर जब ये शफल हुआ, ठीक है, अब जब ये यहां पर शफल हुआ तो बॉन्ड आपके पास यहां और यहां बन गया। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे तीनों। अब फाइनल स्ट्रक्चर जब हमारे पास बनता है तो ऑब्वियसली फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा आता है कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर लगता है और ये जो डबल बॉन्ड हुआ हुआ होता है ये खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ इसका जो पुराना रिश्ता है ये वैसे ही जोड़ लेता है, सब अपनी औकात में वापस आ जाते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल जो कि खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होता है वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर, या जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा वहां पर? सर आपकी आवाज बीच में से कट गई थी, दोबारा बोल दें। अच्छा, कहां से आवाज कटी थी बेटा ये बताओ, ताकि मैं वहीं से रिपीट करूंगा। सर अभी जो आप इलेक्ट्रोफाइल का अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का जो आप बोलना शुरू। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोफाइल जो खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज जब इन तीन स्ट्रक्चर्स में से किसी पर मैं अटैक करने बोलूंगा तो आप मुझे खुद बताइए कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा था आप लोगों से। सर ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया है वो नहीं, वो तो सर खत्म ऑर्थो और पैरा पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऑर्थो और पैरा पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो फिर बची कौन सी पोजीशन? मेटा। तो बस ये मेटा पे अटैक करेगा सिंपली। ये लेकिन अभी मेटा के पास भी तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, मेटा के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी मैंने एक सवाल तुम लोगों से, इसीलिए मैंने पूछा था कि मुझे बताओ Na और Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? तो मुझे उस वक्त तुम सबने कहा था कि सर सोडियम के पास। Na। अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली बात हो रही है। कंपैरेटिवली, मेरा आखिरी जुमला यही है बेटे। एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। The incoming electrophile attacks at comparatively electron rich meta position. Comparatively electron rich meta position. सही है? यानी इनके मुकाबले में इसके तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही है ना भैया। सही है सर। ये चीज है, समझ गए? सर लेकिन वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो उनके सबके साथ बॉन्ड बना हुआ है ना, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनको फ्री तो कंसीडर कर सकते हैं। सारा फसाद बेंजीन में है ही इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो तुम लोगों की जिंदगी आसान हो जाती बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब सर जो ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये डबल बॉन्ड खत्म करके खुद लग जाएगा, जी ये जी, मकसद है। जी जी, ये बेसिकली जब अटैच होगा तो डबल बॉन्ड खत्म होगा। फिर वही बात है, पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमेगा, जैसे जनरल मैकेनिज्म में हुआ था ना, पूरे पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमेगा और फाइनल आके यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, जैसा जनरल मैकेनिज्म में हुआ था। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है ना ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तमाम पोजीशन पे, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पढ़ा हुआ है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। मैं उस मैकेनिज्म के आने से पहले क्या हो रहा है मैंने सारा वो पढ़ाया है। अब इसके बाद क्या होगा वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है बेटा? तो सर जब तक
पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर सकता। नहीं 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 बेटे, ऐसा नहीं है कि जब तक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, बस इसमें देखो कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ कर सकता है। ये 3 अलग अलग पोजीशंस हैं, इनमें से एक पोजीशन पर अटैक होकर फाइनल रिजल्ट आ जाता है, बाकी 2 नहीं होते। यानी कि इस पोजीशन पर अटैक हुआ, बाकी 2 नहीं होंगे, बस फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस पोजीशन पर अटैक हुआ, बाकी ये 2 नहीं होंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा। इस पोजीशन में अटैक हुआ, बाकी 2 नहीं होंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी कि पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे अटैक होता है उसके बाद तो सर फाइनल जब रिजल्ट आ बनना जाता है। वापस से वही बनना, तो सर जब बनना वापस से वही होता जो पहले से होता, तो फिर ये अटैकिंग होती क्यों है? बेटा देखो, ये समझाना भी तो जरूरी है ना, वरना सवालात तो बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। मैं तुमसे बोलूं कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच करना है, तुम बोलो सर क्यों अटैच करना है हाइड्रोजन के साथ, क्या वो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहा जो उसको इसकी जरूरत पड़ गई है? पहला सवाल तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका जवाब देने बैठूंगा, फिर बोलोगे अच्छा सर चले दूसरा आके लग रहा है, तो वो कैसे लग रहा है? अब उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। ये सारे वो जवाबात हैं उन सवालों के जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये लगा हुआ है इधर से, जैसे यहां पर आ जाओ, मिसाल के तौर पे एक मेटा डायरेक्टिंग है NO2, ठीक है, एक मेटा डायरेक्टिंग है NO2। अब इधर मैंने क्लोरीन लाया और क्लोरीन इधर लगा दिया मेटा पे। अब तुम बोलो सर क्या जरूरत पड़ी थी इस कार्बन को क्लोरीन के साथ जुड़ने की, हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ा हुआ था, क्यों इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाला और क्लोरीन को लगाया? सवाल तो कर सकते हो। फिर मैं उसका जवाब देने बैठूंगा, बेटा ये इस वजह से हुआ। फिर बोलोगे सर यही वाला कार्बन क्यों, ये वाला कार्बन क्यों नहीं? फिर मैं बताऊंगा बेटा ये NO2 की वजह से। आप बोलोगे सर NO2 ने ऐसा क्या किया, तो बेटा NO2 ने ऐसा किया। तो ये सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जिसको केमिस्ट्री जस्ट एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इनमें से किसी भी मेटा पोजीशन पे लग सकता है। तो सर ये जो मतलब जो ऑर्थो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे 2 मेटा पोजीशंस के अलावा एक पैरा पोजीशन भी तो फारिग है, मतलब वहां पे भी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है। नहीं 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 नहीं, देखो होता असल में ये है कि ये हम तुम्हें स्टेप्स में समझा रहे हैं। ये जो रिंग के अंदर रेजोनेंस होती है बेटा, ये मतलब बहुत तेजी से होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के तेजी से होती है। तो इसमें ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मैंने यहाँ पे तुम्हें सर आपकी पॉजिटिव, आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकियों को आवाज आ रही है, मेरे नेट में इशू हो रहा है क्या? कंफर्म करें। देखो बेटा असल में बात ये है कि ये 2 ऑर्थोज है, इन 2 ऑर्थोज का सेम बिहेवियर है। सेम बिहेवियर का मतलब यह है कि इफ दिस कार्बन इज facing some deficiency of electron, some less charge density of less electron density, then this carbon will also face the same effect. तो दोनों ऑर्थो को तो निकाल दो। अब आ जाता है सवाल पैरा का। सर पैरा तो चले अलग है, यहाँ तो हो सकता है। बेटा देखो हो सकता है, होने को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि होने को नहीं हो सकता, लेकिन ये जो चार्ज की शफलिंग होती है ना, कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेटा आपको क्या लगता है कि ये एक बना दिया उसके बाद फिर वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छलांग लगाएगा इधर? ऐसा नहीं होता। ये मतलब नैनो सेकंड्स का टाइम होता है बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रॉन की स्पीड तकरीबन 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड होती है बेटा। तो आप इससे अंदाजा कर लो कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी देर तक कायम रहेगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पर। यानी कि अभी तुम यहां देख रहे हो और उसके बाद तुमने एक मर्तबा फॉर एग्जांपल अपनी पलक को झपकाया और आंख खोली, तो यहां पर हो सकता है कि ये दोबारा पॉजिटिव चार्ज तुम्हें यही नजर आए। तुम बोलो सर ये तो मूव ही नहीं हुआ। मैं बोलूंगा बेटा आपकी गलती है, आपने जितनी देर में एक पलक को झपकाया इतनी देर में इसने 1 ट्रिलियन मर्तबा चक्कर लगा लिया यहाँ का। आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा यस 1 ट्रिलियन मर्तबा। तो ये इतनी तेजी से हो रहा होता है सारा काम कि आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं है। आपको यही मानना होता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है तो वो तीनों पोजीशन पर साइमल्टेनियस क्रिएट हुई है, क्योंकि ये बहुत तेजी से चल रहा होता है अमल। ठीक है, ओके सर, सही है। और कोई सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल?
नो सर। चलो भाई, फाइनली आज आपकी क्लास कंप्लीट हुई और चैप्टर 7 के अब हमारे पास आखिरी टॉपिक रह गया है, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जो बेंजीन से रिलेटेड है। तो वो बस कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स आपको बेंजीन की करा देते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका डिटेल टॉपिक है। दोनों ही वीडियोस मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़।